मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन की खास पेशकश। विधानसभा चुनावों को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। पिछले चुनाव में भी इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धमाकेदार जीत दर्ज की थी और इस बार भी सभी उम्मीदवारों के सामने ये चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक जो जनता का रुझान आ रहा है उसको देखते हुए सबसे आगे बने हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है सुरेश जी टांक। टांक साहब, आपका स्वागत है जी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? सर, मुद्दा केवल और केवल डेवलपमेंट का है और कुछ भी नहीं है। पिछले 25 सालों में इस किशनगढ़ ने कोई काम होते हुए नहीं देखा। जनता ने अपना मन बना लिया। 2018 में मुझे इसीलिए चुना गया कि ये काम करने वाला व्यक्ति है और ये काम करेगा। लेकिन थोड़ी सी विषम परिस्थिति रही, कोरोना काल था। फिर भी मैंने जो मेरे को कार्यकाल मिला 2.5 साल का काम करने का, मैंने पिछले 25 सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं और जनता के वो काम किए हैं जो उनको टच करते हैं, जिनकी आवश्यकताएं थी इस शहर को, वो काम किए और आगे भी उम्मीदें हैं शहर को। मेरे पास विज़न है और विज़न के साथ मैं आया हूँ और जनता को मेरा पूरा भरोसा है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उमड़ के पड़ रहा है, इतना प्यार मिल रहा है और केवल मुद्दा डेवलपमेंट का है। लोगों को पहली बार विश्वास हुआ है विधायक क्या होता है, लोगों को पहली बार लगा विधायक कितना काम कर सकता है, यही कारण है। ये तो सही है टांग साहब। मैं भी पिछले 2-2.5 दशक से पत्रकारिता कर रहा हूँ। किशनगढ़ को मैंने भी करीब से देखा है कई चुनावों में। तो जो किशनगढ़ नज़र आता है वो काफ़ी बदला हुआ है। तो कितनी मेहनत लगी है इसके पीछे? 5 सालों में आपने कितना दिन रात एक किया है? सर, बहुत मेहनत लगी है। पहली तो शुरुआत हुई काम को सही से स्वीकृत करा के लाने की। पहले 2 साल तो बड़े खराब थे, फिर तीसरे साल में बड़ी मुश्किल से मुझे ये काम स्वीकृत हुआ और हुआ तो ये सड़क लाइफलाइन थी। सड़क ही नहीं है, इतने काम थे, अनगिनत काम थे, लेकिन मैंने अपनी रातों की नींद को खोया है। मैंने कई रातों में नहीं सोया हूँ और मैंने खुद अपनी मॉनिटरिंग में सारे काम कराए। सारे काम एक बार में सारे साफ चालू कराए और चालू करा के उनकी टीम बना के हमने मॉनिटरिंग करी और गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा। और शहर में एक बार तो ऐसा था कि 50 जगह एक साथ काम हमारे चल रहे थे, गाँव में काम चल रहे थे और इसी कारण से आज सारे काम ज़मीन पे उतरे हैं। 80% काम ज़मीन पे उतर गए, 20% काम है जो या तो पाइपलाइन में है या आचार संहिता की वजह से शुरू नहीं हो पाए। तो ये डेवलपमेंट एक ऐसा बड़ा मुद्दा है और लोगों ने पहली बार काम होते हुए देखा और काम भी क्वालिटी का होते हुए देखा। जो उन्होंने सोचा नहीं वो हुआ। यही कारण है कि लोग इतना चाह रहे हैं, इतना टूट के पड़ रहे हैं। टांग साहब, आप जब विधायक बने उसके पहले जितने भी विधायक रहे वो सब ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे। तो कई बार ऐसा लगता था कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अलग है और किशनगढ़ शहर में अलग है, तो एक अलग विरोधाभास देखता था। बहुत सही सवाल आपने पूछा। ऐसा ही था। मेरे शहर को बिल्कुल अलग थलग रखा गया, मेरे शहर को माना ही नहीं गया, जबकि आपको पता है पूरे ज़िले का सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटर है। शहरी क्षेत्र के बावजूद उसके शहरी क्षेत्र में कोई काम नहीं होना, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होना, कोई विज़न वाला काम नहीं होना, जनता की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होना और गांव-गांव में जाके आप कर रहे हो। तो लगता है मुझे ये रिवोल्ट है और इस तरह का अंडर करंट है कि हम महसूस कर सकते हैं लेकिन सामने नहीं आ सकता। और लोग मतलब इन्होंने लोगों ने जो 25 साल जो विधायक रहे हैं, इन 25 सालों में विधायकों ने किशनगढ़ में 5 लाख रुपए का भी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे जनता को ये लगे कि विधायक काम करता है। उन्होंने ये मान लिया कि विधायक काम करने के लिए नहीं आता, राजा बनने के लिए आता है और ये राजा बन के घूमते रहे। आपकी छवि जो है जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में उभर कर आ रही है, जैसा कि जनता में रुझान है। तो आपने भी अपने उद्बोधन में कहा भी था कि भाई मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और लोग ज़मीनों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें 100% सत्यता है। ये किशनगढ़ पूरा जानता है अच्छी तरह से कौन सा काम ऐसा था जो किया और उसका अपने फायदे के लिए किया गया, जनता के फायदे के लिए नहीं किया गया। ये किशनगढ़ के पास मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ इस तरह के, और आप प्रोफाइल भी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन ज़मीन पे काम कर रहा है और कौन ज़मीनों के लिए काम कर रहा है। सबको मालूम है आज कौन लोग जुड़े हुए हैं साथ में, वो सब इसी लालच में जुड़े हुए हैं कि हम करेंगे, चाहे वो किसी भी पद पे रहे, चाहे वो एमएलए रहे, चाहे सांसद रहे या कुछ भी रहे, यही काम होता। बाकी मुझे लगता नहीं जनता का काम का वक्त ही नहीं मिला, उनको ज़मीनें नापने से फुर्सत नहीं मिली, तो जनता का काम कहाँ से करते। अभी जो चुनावी समीकरण चल रहे हैं उसमें अफवाहों का दौर काफ़ी है, प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी शहरी जनता है, व्यापारी वर्ग यहाँ ज़्यादा है और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार से मतलब रहता है, उसको कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं। उसको कोई काम होता तो हमसे बात कर लेता, नहीं तो वो शहर के डेवलपमेंट को देख रहा है और वो अपने मन ही मन खुश है कि हमारा शहर बदल रहा है। लेकिन अब जब जनता का मन और रुख देखा कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो ज़बरदस्ती का एक प्रोपोगेंडा और एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि ऐसा होगा,
ऐसा होगा। जनता मुझे अच्छी तरह जानती, न मेरे संस्कार ऐसे, न मेरा ऐसा आचरण है। मैं तो बुराई के खिलाफ हूँ, अन्याय के खिलाफ हूँ, और इतना खिलाफ हूँ कि मेरी जनता मुझे बहुत अच्छे से जानती है इस बात के लिए कि गलत काम लेके अगर विधायक के पास गए तो वो बात नहीं करेगा, वो बाहर निकाल देगा। और मैं हकीकत भी ऐसी है कि मैं गलत का साथ, चाहे वो कोई मेरा बेटा भी है तो मैं उसका साथ नहीं देता हूँ। मैंने कसम खा के, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने कसम खा के आया हूँ। जीवन में मैंने गलती कोई नहीं करी, मैं जीवन में कोई गलती नहीं करूँगा, लेकिन गलत करने वाले के साथ भी सुरेश नाग कभी खड़ा नहीं होगा। ये प्रचार करके उनके पास जब कोई बहाना नहीं है तो ये बौखलाहट है, और ये बौखलाहट सीधी सीधी जनता को डराने के लिए काम में ले रहे हैं कि ये गैंग आ गई, वो गैंग आ गई। कौन सी गैंग है? ये किसी एक मीडिया कर्मी की उपज है। आप जबरदस्ती उसका नाम दे रहे हो, और वो भी सब चीज़ें बेनकाब हो जाएंगे। कौन लोग थे इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इनका इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे तो लगता नहीं है कि उन जिसका नाम ले रहे हैं उसने किसी व्यापारी को धमकाया हो या किसी से और कुछ लिया हो। आप अनावश्यक रूप से डरा के, जो आपके साथ घूम रहा है, फैक्ट्रियों पे कब्जा किया उन लोगों ने, तो वो तो आपके साथ प्रचार में घूम रहे हैं। मैंने एक दिन में वो फैक्ट्री छुड़वाई है, और मेरे साथ कितनी बड़ी दुश्मनी रही है। होगा, दुश्मनी हो, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी स्थिति आ जाए, पर न्याय के लिए लड़ेंगे। मरेंगे, अगर मरना पड़ा तो मरेंगे, पर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव प्रचार की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही स्टार प्रचारकों की धूम मची हुई है। काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं प्रचार के लिए। आप भी प्रचार कर रहे हैं, आप केवल अपने भरोसे कर रहे हैं, तो क्या कहना, कैसे compete कर रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली मैं बता दूं आपको, मेरा टिकट मेरी जनता ने दिया है, मेरा आलाकमान मेरी जनता है, और मेरा प्रचार मेरी जनता खुद कर रही है। मुझे आवश्यकता ही नहीं, मेरी जनता मेरी स्टार प्रचारक है और वो अपने आप प्रचार कर रही है। मुझे किसी भी स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है, मैं तो उनका नुमाइंदा हूँ। बाकी मेरा प्रचार जनता खुद कर रही है। पिछले चुनाव में भी अजमेर जिले से आप अकेले ऐसे विधायक थे जो निर्दलीय चुनाव जीत कर गए, और फिर आपने अशोक गहलोत जी की सरकार को समर्थन दिया। इस बार क्या इरादा है? सर, इरादा एक ही है, किशनगढ़ बेहतरी की तरफ बढ़े। कैसे बढ़ सकता है वो कदम उठाऊंगा जिससे मेरा किशनगढ़ बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। जो मेरा सपना है वो सपना मेरा पूरा हो, वही फैसला करूंगा। चाहे किसी की भी आए सर, कुछ भी आए, मुझे मेरी किशनगढ़ की बेहतरी के लिए काम करना है। मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, मैंने अपना विचार नहीं बदला है, लेकिन मेरे किशनगढ़ के लिए मैं किसी भी तरह का समझौता कर सकता हूँ। मैं विचार नहीं बदल सकता हूँ। आपको ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनको 5 साल पहले बीजेपी ने टिकट दिया था, अब टिकट कटते ही 5 दिन बाद ही उन्होंने विचार बदल के पार्टी बदल ली। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और जनता की भावनाओं को समझने वाला हूँ। मैं मेरा विचार अपने पास रखूँगा, जनता के साथ खड़ा हूँ, जनता मेरे साथ खड़ी, इसलिए मुझे टिकट की चिंता नहीं है। अंतिम सवाल, आपने संकल्प पत्र की चर्चा की, तो क्या है उन संकल्प पत्र में? आखिर ऐसी कौन सा विजन है जो आप लेके चल रहे हैं और जनता को दिखाना चाहते हैं? सर, आप मेरे शहर में घूमेंगे, मेरे गांव में 5 बड़े काम मैंने लिए हैं। पांचों काम कोई सोच नहीं सकता है कि इन कामों पे कोई काम कर सकता है क्या। पहला काम, अपना गांव अपना पानी, और ये इस पे मैंने 9 गांवों को जोड़ चुका हूँ इस काम से, और 9 ही गांव सक्सेस होकर चल रहे हैं। दूसरा काम, हर मेरी विधानसभा की प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे एक बड़ा विवाह समारोह स्थल बनाएंगे, ताकि गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी करें तो सड़क पर खाना नहीं खिलाए। अभी हालात ये हैं, देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन गरीब अभी भी गरीब ही है, उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, उसको सम्मानजनक देने वाला कोई नहीं है, उसको समानता का अधिकार देने वाला कोई नहीं है। बातें सब करते हैं, लेकिन समानता यहाँ से शुरू हो जाएगी जिस दिन ये चीज़ें बन जाएगी, और बन जाएगी, 100% बनेगी, जिसमें मैं कम से कम 50 लाख रुपए की लागत से 1.5 बीघा ज़मीन में एक स्टेज, एक हॉल, एक किचन, एक स्टोर और एक वॉशरूम बनाकर मैं दूंगा, और बाउंड्री वॉल और गार्डन तैयार करके दूंगा हर पंचायत हेडक्वार्टर पे। गरीबी और अमीरी की रेखा पाटने का ये सबसे बड़ा माध्यम बनेगा, और हर व्यक्ति वहाँ अपने बच्चियों की शादी कर पाएगा। 2 नंबर 3, हमारे बच्चे स्कूल में प्रार्थना करते हैं, खुली आसमान में करते हैं। बरसात बरस रही है, प्रार्थना कर रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, प्रार्थना कर रहे हैं, सर्दी पड़ रही है, प्रार्थना कर रहे हैं। A to Z, 1 to all स्कूल, चाहे 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का और 12वीं का, सभी स्कूल में प्रार्थना स्थल पर अच्छे से टीन सेट लगेंगे, ताकि हमारे बच्चे प्रार्थना पे अच्छी सी प्रार्थना कर सकें। नंबर 4, हमारी शमशान स्थल डेवलप नहीं है। शमशान स्थल की दशा इतनी ज़्यादा खराब है, या तो अतिक्रमण है, या रास्ते नहीं है, या उन पे कोई संसाधन नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे हादसे देखे, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है। था बरसात के दिनों में चिता को अग्नि दी, और इतनी तेज़ बरसात आई, ऊपर शेड नहीं था, कुछ भी नहीं था, खुले आसमान में चिता को आग दी गई और वो आग बुझ गई। उन परिवार की वेदना को मैंने देखा है कि वो कितना तकलीफ में था जब बरस रहे थे और चिता की आग बुझ गई। तो ये सोच के मैंने प्रत्येक शमशान पे जितनी जनसंख्या है उसी हिसाब से टीन सेट दाह संस्कार के लिए, दाह संस्कार करने जाने वालों के लिए बैठने के लिए छाया की व्यवस्था, पानी के लिए ट्यूबवेल, वहाँ नहाने के लिए व्यवस्था, और गांव में, प्रत्येक गांव में हमारी महिलाओं के लिए
ऐसे दिनों में नहाने की व्यवस्था नहीं है। हर गांव में 3 से 4 स्नान घर बनाऊंगा, जिससे हमारी माताएं बहनें इज्जत और आत्मसम्मान के साथ उन 12 दिनों के अंदर 3 बार उनको बाहर नहाना पड़ता है, जिससे उनको बहुत वेदना होती है। उस वेदना को कम करने के लिए प्रत्येक गाँव में स्नान घर बनाऊंगा, ताकि हमारी माता बहनें इज्जत के साथ स्नान करके जा सकें। 5वां, हमारे स्कूलों के खेल मैदान तैयार करूंगा स्टेडियम की तरह, ताकि हमारे बच्चे जो युवा है, जिनको खेल में रुचि है, अपने खेल के लिए तैयारी कर सके और वो आगे जा सके। एक ट्रैक बनाएंगे जहां हमारे बच्चे फिजिकल फिट हो सके, और उन बच्चों को बीएसएफ में, सेना में, आरपीएफ में, सीआरपीएफ में कहीं भी जाना तो वो काम कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में मेरी 2 जिले हैं जो आप देखिए उनकी दुर्दशा हो रही है। एक हमीर सागर झील है, नाम तो हमीर सागर है, पर जाके देखिए वो सेफ्टी टैंक के अलावा कुछ भी नहीं है। वो सेफ्टी टैंक बनी हुई है, उसका पानी पीना तो बहुत दूर की बात, अगर आप हाथ में दे देंगे तो इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी कि आप ठीक नहीं हो पाओगे। नगर परिषद ने सारे नाले उसमें खोले हुए हैं, इवन स्लाटर हाउस का गंदा खून और मलबा भी नालों के सहारे से उस झील में जा रहा है। उस झील का ओवरफ्लो हमारी गोदलाव झील में जा रहा है। हमारा किशनगढ़ बहुत भाग्यशाली है कि दोनों झीलें हमारे शहर के हृदय स्थल पे है, लेकिन किसी नेता का ध्यान उस तरफ नहीं गया, किसी ने भी नहीं सोचा। मैं इन झीलों की सफाई करके इनका सौंदर्यीकरण करूंगा, इनका पानी साफ सुथरा करूंगा। उन नालों को बंद कराने के लिए चाहे मुझे आंदोलन की स्थिति जाना पड़ा तो मैं आंदोलन करूंगा, नगर परिषद उन नालों को हटाए, एसटीपी लगाए, कुछ भी करे, पर मैं झील में नालों को पानी, गंदा पानी नहीं जाने दूंगा। इस पानी को साफ करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, और इस झील को, मेरा मन है कि जिस तरह आना सागर झील में फ्लोटिंग फाउंटेन चल रहा है, ट्रैक बना हुआ है, लाइटिंग्स लगी हुई है, गार्डन्स बने हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें लगाएंगे ताकि हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग शाम के वक्त 1 घंटा बिता सके वहाँ पे जाके। दोनों जिलों को साफ करना। हमारा जिला अस्पताल, जिले का दर्जा तो मिल गया मुझे, लेकिन जिले की जैसी सुविधाएं नहीं है। मैं उसको संपूर्ण जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बनाऊंगा, और इतना शानदार फैसिलिटी के साथ सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हमारा ओटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओटी करेंगे हम, और उसके बाद डॉक्टरों की टीम और एमसीएच विंग अलग बना के इस किशनगढ़ को एक नई सौगात दूंगा। अभी तक हमारे किशनगढ़ में वाईएन अस्पताल को लेकर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, ये रेफरल अस्पताल बना हुआ है, अब इसी पे फोकस है। ये 3 बड़े, एक चौथा बड़ा काम, एक स्टेडियम का निर्माण करेंगे, बहुत बड़ा स्टेडियम 10-20 करोड़ रुपए लगा के, जो वास्तव में पटेल मैदान से भी ज़्यादा सुंदर स्टेडियम होगा। मेरी सोच बड़ी है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं ये सब काम पूरे करूँगा, और निश्चित रूप से जनता को इस बात का फ़ायदा मिलेगा। मेरे और भी विज़न बहुत है, पर ये बड़े विज़न है तो मैंने आपको बताया, इनके साथ मैं काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे सुरेश जी टांक, जिनका मानना है कि किशनगढ़ को अभी विकास के पंख लगाने बाकी हैं, कई उड़ान भरना बाकी है, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किशनगढ़ की जनता को ये सौगात देने जा रहे हैं। आने वाले समय में ये उनको कितना पूरा कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल किशनगढ़ की जनता ही इनका स्टार प्रचारक बनी हुई है और जनता ही इनके लिए चुनाव लड़ रही है, ऐसा इनका मानना है। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन।